नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिलो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 9 जिसका नाम है जन एवं पर्यावरण। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। ज्यादा टाइम मैं आपका खराब नहीं करूंगी। बस शुरुआत में इतना बताना चाहूंगी, जो 26 तारीख का एग्जाम होने वाला था हिंदी वाले बच्चों का, अब उनका 27 को होगा। ठीक है, क्योंकि 26 तारीख को जन्माष्टमी आ रही थी और जन्माष्टमी को अधिकतर महिला व पुरुष व्रत रखते हैं, तो व्रत में दिक्कत होती, इस कारण से सरकार ने 27 तारीख को एग्जाम रख दिया है गोगा नौमी वाले दिन। अर्थ देखते हैं फ्रेंच भाषा के। देखो यहाँ लैटिन नहीं है। पिछला आपने जो संचार पढ़ा था वो लैटिन भाषा के फॉर्मेशन शब्द से बना था। ठीक है, जिसका अर्थ होता था जानकारी। और ये जो है ये फ्रेंच भाषा के एनवायरनेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी या समस्त बाह्य दशाएं। हमारे चारों तरफ जो बाहरी दिशाएं दशाएं हैं उनका उनका विज्ञान। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ हुआ पर्यावरण। अर्थात परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक है, तो चारों ओर से ढका हुआ क्या कहलाएगा? पर्यावरण। प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय, यहां से हमारा बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। देख लेते हैं। जो जीव वर्ग वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रजाति क्या होती है भाई? एक जैसी जिनके शारीरिक लक्षण हो। अब जैसे मनुष्य सभी के भाई दो हाथ है, दो टांग है, दो कान है, एक सर है, इस तरीके से उनका जो शारीरिक लक्षण है वो एक जैसा दिखाई देता है। चेहरे भिन्न भिन्न हो सकते हैं परंतु जो शरीर की बनावट है वो तो एक जैसी है। उसके बाद हम मान लीजिए भाई एक प्रजाति ले लेते हैं बिल्ली, तो आपको पता है उसके चार पंजे होते हैं, है ना। और कुत्तों को देख लें तो वो क्या है? प्रजाति हैं, एक जैसे शरीर वाले, ये समझ लो आप। फिर आता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? जन्म दर। भाई जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, प्रभावित होगी। मृत्यु दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या कम होगी, प्रभावित होगी। जनसंख्या प्रसार, उत्प्रवास, आव्रजन और पलायन। मान लीजिए कोई किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तो जहां वो शिफ्ट हुआ है वहां की जनसंख्या में वृद्धि होगी, बढ़ेगी। और जहां से वो गया है वहां की जनसंख्या कम होगी। तो ये उत्प्रवास, आप्रवास, पलायन भी प्रभावित करते हैं। फिर आता है आयु वितरण। आयु वितरण में अलग अलग आयु के जो कैटेगरी वाले, जो पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, ये सब अलग अलग करके इनको, और फिर इन पर रिसर्च किया जाता है। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि दर। वही जनसंख्या वृद्धि दर में क्या होगा? जन्म दर ज्यादा होगी, मृत्यु दर कम होगी। उपलब्ध संसाधन, भोजन, जल, स्थान, इन पर हमारी सारी प्रजातियां टिकी हैं, क्योंकि प्रजातियों को भी जल भी चाहिए, रहने के लिए स्थान भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। सामाजिक परिवेश में जनसंख्या को समुदाय कहते हैं। सामाजिक परिवेश में जो जनसंख्या है वो अलग अलग समुदायों में बटी हुई है। अब आता है पारिस्थितिकी। ये क्या होती है? इसको इंग्लिश में हम इकोलॉजी कहते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से अपनी सूचनाएं इकट्ठी करके अपना पेपर ठीक कर, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये नाम सुझाया था 1866 में अर्नस्ट हैक्ल ने। इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीव पर वातावरण का प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। क्योंकि जीव विज्ञान की एक शाखा है पारिस्थितिकी, और इसमें क्या दिखाया जाएगा कि जीवों पर वातावरण का क्या प्रभाव है तथा एक जीव दूसरे जीव के साथ किस प्रकार से संबंधित है। अब जैसे कि बकरी घास खाती है ना, और बकरी को कौन खाता है? बकरी को खाता है शेर। तो इस प्रकार से आपस में वो संबंधित हैं। इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके तीन स्तर हैं: जीव जंतु का वातावरण पर प्रभाव, ठीक है, और जनसंख्या और समुदाय। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। 1935 में आर्थर टॉन्सले ने, देखो वहां था पारिस्थितिकी और ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो ये नाम सुझाया 1935 में आर्थर टॉन्सले ने। और उन्होंने क्या? जीवित प्राणियों का एक दूसरे पर आधारित होना बताया, और बताया कि वन पारिस्थितिकी तंत्र, सागर, झाड़ियों का झुरमुट आदि इन पर प्रभाव डालते हैं। फिर आता है ओपन इकोसिस्टम इकोसिस्टम
ओपन इकोसिस्टम कि जो खुला इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ऊर्जा और पदार्थ का बाह्य संसार के साथ मुक्त आदान प्रदान। ठीक है, ऊर्जा है और जो वस्तुएं हैं उनका संसार के साथ खुला आदान प्रदान। अब इसके घटक हैं जैविक और अजैविक। जैविक में तो भाई जो जीव हैं, ठीक है, जिनमें जान है, जो सजीव हैं, सबसे पहले क्या आएगा, उत्पादनकर्ता, फिर उसको ग्रहण करने वाला उपभोक्ता, फिर जैसे उसमें शाकाहारी भी होते हैं और भाई मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी में जैसे बकरी घोड़ा हो गया और मांसाहारी में बाघ शेर इत्यादि हो गए। सर्वाहारी, सर्वाहारी वो होते हैं जो भाई शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जो साग सब्जी भी खाते हैं और मच्छी भी खाते हैं। इसमें आता है कुत्ता, कुत्ता, चींटी, मनुष्य, मैना इत्यादि। और इसके अंतर्गत जो अजैविक घटक हैं उसमें अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक, मृदा, जलवायु, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जलवायु, ताप, ये सब अजैविक घटक में, क्योंकि इनमें जान नहीं है, ये समझ लीजिए। अब जीव पिरामिड कैसे बनता है, सबसे पहले क्या आता है, घास उत्पादक, फिर इसका प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, बकरी, और द्वितीय उपभोक्ता शेर, क्योंकि बकरी घास खाती है और शेर बकरी को खाता है। ये जो पानी से संबंधित जो चीज होगी उनका उल्टा पिरामिड बनेगा, पानी से संबंधित। ठीक है, तो सबसे ऊपर पेड़ है, पेड़ पर चिड़िया है और कीड़े भी है, ये उल्टा है। तालाब या जल परितंत्र को छोड़कर सभी सीधे परितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर पानी ऊपर होता है और उसमें जो जीव होते हैं वो नीचे रहते हैं, परंतु पेड़ पर ऐसा नहीं है, वहां पेड़ के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ उल्टा बनेगा, बाकी सब सीधे बनेंगे। इकोटोन एक एक झील में कई पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। इन मिश्रित क्षेत्रों को इकोटोन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात उसमें देखो जो झील है उसमें मेंढक भी मिलेंगे, उसमें मछली भी मिलेंगी, उसमें सिपियां भी हो सकती हैं, गहरे समुद्र में जाकर जो झील मिल जाती हैं। तो अलग अलग पारिस्थितिकी होते हैं उसमें। अब ये बायोम क्या होता है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था। मुख्यतः अजैविक, वनीय बायोम, जलीय बायोम, जीवन पर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के महत्वपूर्ण योगदान, ये सब बायोम में आते हैं। पारिस्थितिकी पदचिन्ह उपभोग की आदत में सुधार करना। मान लीजिए हम भाई ज्यादातर जो प्राकृतिक हमारे चीजें हैं उनका दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे उनका प्रयोग कर पाएंगी, उनके लिए तो वो खत्म कर देंगे ना हम। तो जो भी जैसे कि हमारे पास सीमित मात्रा में संसाधन है उनको हम कम मात्रा में ही प्रयोग में लाएं, जैसे भाई बिजली है, पानी है। ठीक है, पृथ्वी के 4 मंडल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्थल मंडल, फिर जल मंडल, फिर जीव मंडल, फिर वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है 5-6 घटकों में बटा हुआ है। सबसे पहला आएगा आपका क्षोभ मंडल, जिसकी जो सीमा है वो है 18 किलोमीटर तक, जिसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं और जेट जो होते हैं वो आवागमन करते हैं। समताप मंडल पृथ्वी से 50 किलोमीटर, और इसमें ओजोन परत आती है जो 23 किलोमीटर के आसपास है ओजोन परत। और अभी अब इसमें छेद हो गए हैं क्योंकि एक तो प्रदूषण बहुत ज्यादा होने लग गया और फिर जो ये हवाई जहाज आती जाती है उसमें से तो ये इसमें छेद हो गए हैं, जिसके कारण तो ज्यादा कैंसर हो रहे हैं। ओजोन ऐसी परत थी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वापस भेज देती थी, पृथ्वी पर आने ही नहीं देती थी, परंतु अब इसमें छेद हो गए हैं जिसके कारण मनुष्य में कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो गई है। अब है मध्यमंडल, पृथ्वी से 80 किलोमीटर, और इसका जो तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसमें हमें उल्कापिंड दिखाई देते हैं। फिर आता है आयन मंडल, जिसमें आपकी जो संचार, आप घर बैठे फोन का प्रयोग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना, तो वो सब जो तरंगों के माध्यम से हमारे पास आती हैं चीजें वो संचार में आती हैं। इसकी जो सीमा 640 किलोमीटर है और इसमें रेडियो तरंगे हैं वो काम करती हैं। फिर आता है तापमंडल, 1000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है और स्पेस स्टेशन इसी में भेजे जाते हैं, जो भी ध्रुवयान होते हैं वो यहीं भेजे जाते हैं। बहिर्मंडल 640 डिग्री से ऊपर का, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस कहाँ पाई जाती है, तो बहिर्मंडल में पाई जाती है। अब आता है प्रदूषण। प्रदूषण भी आपको पता है भाई 4-5 प्रकार का होता है, बहुत सारा प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण में देखते हैं पहले, धुआं, वाहन, कृषि, औद्योगिकरण, इनके कारण होता है। ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब चला, 17 अक्टूबर 2014 को वायु गुणवत्ता सूचकांक निर्धारित किया गया, जिसको हम AQI से जानते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स।
तो यदि अच्छा है, ठीक है, ज्यादा प्रदूषण नहीं है, तो 0 से 50 होगा और उसका कलर हरा होगा, ग्रीन। संतोषजनक 51 से 100 होगा, जिसका रंग हल्का हरा होगा। सामान्य प्रदूषित 101 से 200 और इसका रंग पीला होगा। खराब का 201 से 300 नारंगी होगा। अति खराब 301 से 400, इसका रंग लाल होगा, डेंजरस। अब आता है राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण। मई 2010 में ये पारित हुआ और वायु कानून 1981 को का पालन इसमें किया गया। ध्वनि प्रदूषण में डेसिबल इकाई में मापा जाता है। सामान्य श्रवण 20 dB डेसिबल, ठीक है, और सामान्य वार्तालाप 50 से 60, सुनने की क्षमता में गिरावट 75, चिड़चिड़ाहट 80, मांसपेशियों में उत्तेजना 90, दर्द की सीमा 120। 120 डेसिबल जब यदि ध्वनि हो जाए तो उस समय हमें दर्द होने लग जाता है कानों में, और मांसपेशी में उत्तेजना जैसे डीजे वगैरह बजता है उस टाइम पे। जल प्रदूषण, अपशिष्ट कीटनाशक पदार्थ या डीडीटी जो हम खेत में छिड़कते हैं और जो कीटों को मारने के लिए होता है या खरपतवार को नष्ट करने के लिए होता है, तो उस वो भी क्या होते हैं, जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। और इसका जो मेन है क्या है, दुर्गापुर क्षेत्र में नदी में ओर्सेनिक तथा पारा, बम्बई पुणे के पास नदियों में कॉपर कैडमियम तथा पारा जिसको Hg से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तमिलनाडु के कुओं से क्रोमियम, ये सारी चीजें नदियों में जाकर, सागरों में जाकर और उनके जल को गंदा कर देती हैं। अब देखते हैं मृदा प्रदूषण क्या होता है। जहरीले अवांछनीय पदार्थ भूमि में विसर्जन करने से, और जो भूमि की जो अपरदन है वो भी इसमें आएगा। कृषि योग्य भूमि की कमी इसी के कारण हो रही है, भूस्खलन से होने वाली हानियां। तो ये हमारे 4 प्रकार के प्रदूषण बताए थे। और प्रदूषण हमारा यदि लैपटॉप से संबंध है तो उसमें वायरस एक वो होता है, परंतु यहाँ बात हो रही है हमारी पर्यावरण से संबंधित। अब प्राकृतिक आपदाएं भी हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। आपको पता है 2013 में जब उत्तराखंड में सुनामी आई थी तो कितना बुरा हाल हुआ था। तो ये तो प्राकृतिक है भाई, भूकंप इनको कौन रोक सकता है। भूकंप है, सुनामी है, चक्रवात है, ज्वालामुखी विस्फोट है, बाढ़, हिमशैल, वनाग्नि, सूखा, भूस्खलन, समुद्री तूफान। अब क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि मान लीजिए ये ऑप्शन में दे दिए 4, ठीक है, भूकंप, सुनामी, बाढ़, हिमशैल, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है। सभी हैं, 2 है, 1 है, इस प्रकार से। भूकंप जोन 2 सबसे कम खतरा व जोन 5 अधिक खतरनाक। सबसे ज्यादा तबाही भारत में भूकंप से होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा तबाही किससे होती है, तो वो भूकंप से होती है। सुनामी तरंग दैर्ध्य 10 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। दैर्ध्य मतलब वो जो इतनी ऊंची ऊंची लहरें पानी की आती हैं, बहुत ऊंची उठी जाती हैं वो। लहरों की गति 400 किलोमीटर पर आवर और इनकी ऊंचाई 10 से 17 मीटर तक हो सकती है। 10 से 17 मीटर अर्थात बहुत ज्यादा ऊंची, और वो किसी भी मकान को ध्वस्त कर सकती हैं। 2004 में हिंद महासागर में 25 लाख लोग मरे। रेक्टर स्केल 9.3 की तीव्रता से। इतना तेज मतलब वहां पर पानी का बहाव था, और 300 मीटर ऊंची वहां पर लहरें थी। 14 देश प्रभावित हुए थे और भारत भी उनमें शामिल था। तो ये 2004 में हुआ था हिंद महासागर में। सामान्य मात्रा से 50% से भी कम वर्षा प्रचंड सूखा कहलाती है। भाई खेती नहीं होगी तो फिर अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो फिर खाएंगे क्या। तो प्रचंड सूखा कब माना जाएगा, 50% से भी कम बारिश, क्योंकि उसमें खेती नहीं हो सकती। जुलाई 2013 में मेघ विस्फोट से उत्तराखंड व काशी में तबाही। ये आप सभी ने टीवी पर खूब देखा होगा, बताने की आवश्यकता है नहीं। फिर आता है आपदा प्रबंधन रणनीति, क्योंकि भाई जब जो आपदाएं आती हैं उनको भी तो नियंत्रित करना होता है। तो जो जो नीति अपनाई गई वो देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी नीति कब अपनाई थी और इसमें क्या बताया गया था। 2005 में आपदा प्रबंधन कानून बना। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन जैव विविधता बना। 2002 में भारत में ये लागू हुआ। देखो 92 में तो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जैव विविधता के बारे में, जो भारत में 2002 में लागू हुआ। ठीक है। 2003 में कार्टागेना प्रोटोकॉल किसके लिए बना था, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनाइज्म, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव, उनको बढ़ावा देने के लिए। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल। 1971 में यूनेस्को, इसके अंतर्गत 669 जैव मंडल आते हैं। देखो कितने बड़े स्तर पर ये काम कर रहा है, 1971 में बना था। 71 में रामेश्वर कॉन्फ्रेंस
ऑन वेटलैंड, ये झीलों के संरक्षण से संबंधित है। 63 प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछेगा कि जो 19 के सॉरी ये जो रामसर कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड है ये कब बना, तो ये 1971 में बना। किसके लिए बना? झीलों के संरक्षण के लिए बना। 63 में IUCN बनाया, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1961 में WWF, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अनुसंधान के रख रखाव के लिए, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में और इसके प्रतीक है जॉइंट पांडा। ये भी आप नोट कर लेना कि जो WWF है इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक है जॉइंट पांडा। फिर आता है 1972 में कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो जून 5 को निर्धारित किया गया। अब 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। और 1988 में वियना कन्वेंशन, जिसको आप वीएन के नाम से जाने थे, ये लागू हुआ। 1992 में रियो डी जेनरी में UNFCCC, जिसका की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आंग्ल भाषा में, ठीक है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लगा लागू हुआ 1997 में। 1970 में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अनेक जो जलवायु निर्धारण लगा लो, प्रदूषण से संबंधित लगा लो, पर्यावरण को हरा भरा बनाने से संबंधित लगा लो, बहुत सारी जो नीतियां बनाई हुई हैं। और 2007 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रख लेना। IPCC को 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला। जलवायु बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान यह रखता है। क्या काम करता है? जलवायु बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का यह ध्यान रखता है। 1986 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम बनाया गया और भूकंप की जो तरंगें होती हैं उनको P और S से दर्शाया जाता है, ठीक है। सतही जो तरंगें होती हैं उनको क्रमानुसार P और S से दर्शाते हैं। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान, ये भी समझ लेने जरूरी हैं। इसके बस ये लास्ट है, इसके बाद हमारी ये खत्म ही हो जाएगी। फिर हम हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना लेना और बहुत ध्यान से इनको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। पेरियार कहाँ है? केरल में। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सरिस्का टाइगर राजस्थान में। रिजर्व, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व ही है राजस्थान में। अभ्यारण्य, देखो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कोई सा भी पूछ सकता है, तो आप दोनों में से दोनों याद करके जाएं, कोई से को भी ना छोड़े दोनों में से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केलोवाडो राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ठीक है। MAB अर्थात मैन एंड बायोम, इसके अंतर्गत 10 जैवमंडल आरक्षित किए गए हैं और क्रेटर भूकंप से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था पिछले PYQ में, इसलिए मैंने इनको यहाँ रख दिया है ताकि आप भी इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे क्रेटर लग तो रहा है हमें जमीन से संबंधित, परंतु ये है नहीं, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।